हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति अथक प्रयासरत होंगे। दोस्तों, दो चार दिन से हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैनेजमेंट करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हम जल्द से जल्द ये प्रयास किए कि हम आप लोगों के साथ जल्द से जल्द जुड़ सकें। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वो आर्टिकल्स कवर कराएंगे जो मौलिक अधिकारों में उल्लेखित हैं और जो छूट रहे थे। उसके पहले हमने आपको कई आर्टिकल्स कवर करा दिए हैं। उसमें से जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको हमने बता दिया है। तो आइए दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको आर्टिकल 12 यानी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा में आप लोगों को बताएंगे कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आ जाता है। वहीं आर्टिकल 13 मूल अधिकार के असंगत या उनकी अल्पीकरण, ये भी बताएंगे। आर्टिकल 29 बताएंगे जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चर एंड एजुकेशन राइट आ जाता है। और बताएंगे अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 31 बताएंगे। आर्टिकल 32 में जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, आज इन सभी आर्टिकल्स का हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 जो कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है। दोस्तों, राज्य शब्द जैसे आपने सुना, आपको लगा होगा राज्य शब्द का मतलब क्या है, यानी राज्य का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अर्थ अगर जो हम आपको एक बात और बता दें, भारतीय संविधान में जिस शब्द का उल्लेख कर दिया जाता है उसकी परिभाषा अनिवार्य रूप से दी जाती है और उसका उल्लेख किसी न किसी आर्टिकल्स में जरूर किया जाता है। जैसे SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी उल्लेख किया गया है। वहीं देखिए, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट का हम वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 का विषय है। यह संविधान में उल्लेखित किया गया है। इसकी परिभाषा व्यवस्थित रूप से दी गई है। तो ऐसे यहाँ पे अनुच्छेद 12 है जहाँ की राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा में भारत की सरकार यानी कार्यपालिका, संसद यानी राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा। सॉरी दोस्तों, राज्यसभा, विधानसभा तो राज्य में आ जाता है, लेकिन यह लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है। संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। प्रत्येक राज्य की सरकार यानी हर राज्य के विधान सभा में का जो प्रमुख नेता होता है, जैसे मुख्यमंत्री, वो राज्य की कार्यपालिका कह सकते हैं। और विधानमंडल जो विधि बनाता है, राज्यों का विधियों का निर्माण करता है और लागू करवाता है राज्यों में, वह विधानमंडल कहलाता है। वहीं चौथा पॉइंट में अगर देखें, जैसे एक पॉइंट हो गया भारत की सरकार, दूसरा पॉइंट संसद, तीसरा पॉइंट प्रत्येक राज्य की सरकार विधानमंडल, चौथे पॉइंट में अंतः भारतीय राज्य क्षेत्र यानी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या अंदर और भारतीय नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी का अर्थ होता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति। अधिकार प्राप्त व्यक्ति या समूह कह सकते हैं। अधिकार प्राप्त व्यक्ति या समूह। यह बताया गया है कि अंतः भारतीय राज्य क्षेत्र और भारतीय नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी यानी
अधिकार प्राप्त व्यक्ति या समूह, वह व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त किया हो या वह समूह। दोस्तों इतने पॉइंट्स अनुच्छेद 12 के विषय के रूप में निकल के आते हैं। अब वहीं आ जाता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण की विधि। यह कहना चाहता है अनुच्छेद 13 कि यदि मूल अधिकारों में कुछ ऐसे नियम बना गए हैं, ऐसे कायदे कानून बन गए हैं जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, मतलब उसके संगत व्यवहार नहीं करते हैं, असंगत करते हैं, तो उतने अल्पीकरण यानी उतना कम कर दिया जाएगा। मूल अधिकारों में उतने मूल अधिकार को निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जितना इस विधि का उल्लंघन कर रही होंगी। दोस्तों पहले पॉइंट में ही पूरा बता दिया है डिफिनीशन कि भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, जो नियम जो कानून लागू है, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट, भूतलक्षी प्रभाव का ना होना। भूतलक्षी प्रभाव यानी संविधान बनने से पहले जो विधियां लागू थी, मौलिक अधिकार के असंगत में थी, अब संविधान जब लागू हो गया तो वे विधियां मौलिक अधिकार में उतना ही कम करके लागू कर दी जाएंगी जितना मौलिक अधिकार के हित में होगा। वहीं आ जाता है पृथक्करणीय सिद्धांत। पृथक्करणीय सिद्धांत में यह कहा गया है कि वह विधि या कानून उस भाग तक कम कर दिया जाएगा जिस भाग तक मौलिक अधिकारों का हनन कर रही होंगी। यदि जितना भाग कानून का जितना भाग कम किया गया है, उतना कम करने से उस कानून का पूर्ण विदोहन यानी पूरा नष्ट हो जाता है, तो उस पूरे भाग को ही शून्य कर दिया जाएगा जितना असंगत में आएंगी, जो मौलिक अधिकार के अनहित में होंगी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत में यह परिभाषित किया गया है। अनाच्छादन का सिद्धांत, अनाच्छादन के सिद्धांत में यह कहा गया है कि व्यक्ति स्वेच्छा से मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। स्वेच्छा दोस्तों, व्यक्ति स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, यह अनाच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। एक बार रिव्यू दे दें आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 में यानी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जितना इस विधि का उल्लंघन कर रही होंगी। भूतलक्षी प्रभाव का न होना यानी जो पहले से नियम लागू थे मौलिक अधिकार के अनहित में थे, उनका प्रभाव नहीं रह जाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत मतलब जितना नियम उल्लंघन में करता है उतने भाग शून्य कर दिए जाएंगे। यदि उतना भाग शून्य करने से पूरा कानून नष्ट हो जाता है तो पूरा कानून ही शून्य कर दिया जाएगा। अनाच्छादन का सिद्धांत यानी स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग करना, यह अवैध करार दिया गया। अब आ जाता है अनुच्छेद 29, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक बच्चों की टोली है, एक ग्रुप है, वह जो धार्मिक प्रथाएं हैं जो चल रही हैं उसके इतर एक अपना अलग धर्म मान रही है। जैसे मिट्टी एग्जाम्पल ले लीजिए, मिट्टी की एकदम पूजा पाठ अर्चना सब कुछ सिर्फ मिट्टी पे आश्रित, मिट्टी पे भजन कीर्तन सब कुछ करने लगे तो वह उनके जो संस्कृति है या पूजा अर्चना करने की, और अगर उसमें वह ग्रुप कोई अलग भाषा अपनाने लगे जो आपस में समझ रहे हो वो लोग, वह भाषा और जो लिख रहे हो यानी लिपि, यह सभी भारतीय संविधान आदेश देता है कि आप इसको संरक्षित कर सकते हैं। नई संस्कृति हो, नई भाषा हो, नई लिपि हो, उसका भी संरक्षण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 29 में दिया गया है।
कि आप उसको संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है शिक्षण संस्था, यानी राज्य द्वारा पोषित, केवल धर्म, मूल वंश, जाति या अन्य किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य वित्त द्वारा पोषित है, हमारी भारत सरकार जिसका भरण पोषण कर रहा है, उसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति व अन्य किसी आधार पर किसी को वंचित नहीं करेगा। वहां प्रवेश से वंचित नहीं करेगा, एडमिशन ले सकता है, वहां पढ़ सकता है, जा सकता है। दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं में स्थापना यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना या मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 30 का विषय है। कोई भी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है और यदि उस शिक्षण संस्थानों में गैर कानूनी तौर पे कह सकते हैं कि अगर कोई उस पे कानून लेने की नौबत आ जाती है तो वहां प्रशासन करने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो संख्या में कम होता है। जैसे हाशिए पे चला जाए, हाशिए का मतलब कि जो अल्प समूह। ठीक दोस्तों और इसमें अनुच्छेद 30 हो गया। अनुच्छेद 30 में यानी कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का है। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को ही दिया गया है। मुझे आ जाता है अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 निरसित कर दिया गया है। क्यों निरसित कर दिया गया? इसमें संपत्ति के अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है। निरसित का अगर अर्थ बता दें आप लोगों को, तो वह कानून जो संविधान को लगता है कि पूर्णतया लागू हो गया या उसे नष्ट कर दिया गया, उसे निरसित कहते हैं। अब आ जाता है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। यह सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में से एक है। इसे कह सकते हैं कि सबसे भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अनुच्छेद 32 है, क्योंकि अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी देता है। यदि मौलिक अधिकारों में कोई भी मौलिक अधिकार, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपनी याचिका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। आर्टिकल 32 उसको यह पावर देता है। आर्टिकल 32 को हमारे संविधान निर्माण दाता यानी जिन्हें संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को हृदय बताया, यानी संविधान का हृदय बताया। संविधान का हृदय। दोस्तों, हृदय, शरीर में हृदय क्या कार्य करता है आप सभी को पता होगा। यदि हृदय निकाल दिया जाए तो पूरी शरीर शून्य यानी नगण्य हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे यदि अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो दोस्तों 395 अनुच्छेद, जितने 395 के 95 अनुच्छेद शून्य हो जाएंगे, यानी संविधान नगण्य हो जाएगा यदि अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाता है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 32 की जो महत्ता है आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। यानी हृदय कह देने से ही आप लोगों को लगा होगा कि यदि शरीर से हृदय निकल जाए तो प्राण नहीं रह जाएगी। यानी संविधान की प्राण, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 है, जो सभी मौलिक अधिकारों के हनन न होने की गारंटी देता है। सभी मौलिक अधिकारों की
को संरक्षित रखने की गारंटी देता है। संविधान का हृदय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा। दोस्तों एक बार दोबारा आप लोगों को याद करा देते हैं, रिपीट करा देते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, जिसमें भारत की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, अंतर भारतीय राज्य क्षेत्र और भारतीय नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण की विधि, जिसमें पॉइंट आ जाता है राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जितना इस विधि का उल्लंघन कर रही होंगी। भूतलक्षी प्रभाव यानी पहले बनाई गई विधियों का अब प्रभाव में न रहना। पृथक्करणीय सिद्धांत, अनाच्छादन का सिद्धांत, इसमें स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार त्याग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 29 आ जाता है, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें पॉइंट पहला आ जाता है भारतीय राज्य क्षेत्र में विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। शिक्षण संस्था यानी राज्य द्वारा पोषित केवल धर्म, मूलवंश, जाति या अन्य किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उसमें प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा, दाखिला लेने से वर्जित नहीं करेगा। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 31 निश्चित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आज का यह टॉपिक समाप्त होता है और आप लोगों को